हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो अभी कार्यक्रम चल रहा है वो यूपीएससी के पीटी के हिसाब से चल रहा है और हम प्रत्येक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम चर्चा करते हैं और वो जो संगठन है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो ज़्यादातर यूएनओ का स्पेशल एजेंसी है। यूएनओ का स्पेशल एजेंसी जो है 17 एजेंसी यूएनओ का स्पेशल है और हम उन सभी पर चर्चा करेंगे जो यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि यूपीएससी का जो पीटी होता है वो थोड़ा डीप होता है और उसमें ऑपरेशनल नॉलेज की ज़रूरत होती है। सीधा सीधा फैक्ट से जो है काम नहीं चलने वाला है। थोड़ा कंसेप्ट, फिर ऑपरेशनल नॉलेज की ज़रूरत है और फिर थोड़ा डीप में उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ को जानना ज़रूरी है। थोड़ा बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया होना चाहिए। तो ये हमारा यूपीएससी का पीटी का मार्कशीट है और मुझे जीएस में 101 नंबर आया था 2023 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे देखते हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया के अंदर जो है, पूरे दुनिया के अंदर जो महामारी है, बीमारी है, उससे लड़ने के लिए संगठन दिन रात काम करती है। और इस संगठन का एक मोटो है कि पूरे दुनिया को लोगों को संभव उच्चतर स्तर का जो है स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके या फिर वो प्राप्त कर सके। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चर्चा में रहती है। यूपीएससी का एक और भी जो है ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी उन्हीं संगठन के बारे में पूछती है जो साल भर चर्चा में रहता है, ऑपरेशनल है, वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रही। तो कोरोना के बाद से लगातार जो है WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो चर्चा में ही रहता है। प्रत्येक साल इसका कई रिपोर्ट भी आता है तो इसको लेकर भी चर्चा में होता है। तो काफ़ी संभावना रहती है कि इस से जो है प्रश्न आ जाए। तो WHO चलिए देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हम अभी परिचय देखेंगे और बेसिक परिचय से भी सवाल कभी कभी बन जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है यूएनओ का एक विशेष एजेंसी है, तो इसको याद रखेंगे। यूएनओ का एक स्पेशल एजेंसी है, तो इसको याद रखिएगा। किसी प्रकार का एनजीओ नहीं है, इसको भी याद रखेंगे। ये यूएनओ का स्पेशल एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। वो यहाँ जेनेवा लिखा हुआ है, सॉरी, जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके कुल जो मेंबर है वर्तमान में 194 सदस्य देश है। तो इसको भी याद रखिएगा। 194 जो है इसका मेंबर कंट्री है। WHO का प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, यहाँ से सवाल आता है। आप देखेंगे कि WTO के प्रशासनिक व्यवस्था से आया था सवाल। डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन बॉडी है WTO का, उससे सवाल आया था यूपीएससी के अंदर। तो WHO की अगर प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। तो इसको याद रखेंगे। एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सर्वोच्च निर्णयकारी जो संस्था है, जो सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेती है, उसका नाम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसी के बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हाल में जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो है मीटिंग हुआ था, मई में हुआ था जिनेवा। मई में 19 से लेकर 27 मई 2025 हुआ था जिनेवा के अंदर। तो इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यह जो है सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है WTO के अंदर। और इस संस्था के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस संस्था में जो है प्रत्येक सदस्य देश का जो है एक प्रतिनिधित्व होता है। चलिए देखते हैं। जो विश्व स्वास्थ्य सभा है WHO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, इससे हो गया। WHO के सभी 194 सदस्य देश अपना प्रतिनिधित्व इसमें भेजते हैं। तो जितने भी इसके मेंबर हैं 194, वो अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। प्रत्येक देश अपना स्वास्थ्य मंत्री या उच्च स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी को WHA में भेजता है। तो जो भी इसका मेंबर है वो अपना यहाँ के या तो उस अपने देश का स्वास्थ्य मंत्री को भेजता है या फिर वहाँ कोई उच्च स्तर का स्वास्थ्य अधिकारी होता है तो उसको भी यहाँ भेजता है WHA में। और भारत की तरफ से देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत की तरफ से केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और विश्व स्वास्थ्य जो सभा है उसका बैठक प्रत्येक वर्ष जिनेवा में मई महीने में होता है। तो मई में भी याद रखेंगे। देखेंगे कि इस साल जो है 19 से 27 मई को इसका बैठक हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। प्रत्येक साल इसकी बैठक होती है, मई में होती है। और ये काफ़ी बड़ा बड़ा कार्य करता है, सर्वोच्च निर्णयकारी है। तो इसका देखेंगे बड़ा काम है, नीति बनाना है, बजट बनाना है, बजट को मंजूरी करता है। WHO के मुख्य डायरेक्टर ऑफ जो जनरल है उसकी नियुक्ति करता है। तो इसको भी याद रखेंगे। जो WHO का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी है, डायरेक्टर जनरल है, उसकी नियुक्ति भी करता है, कार्यों की समीक्षा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ये बड़ा बड़ा डिसीजन लेता है। और एक इस जो डे टू डे जो वर्क होता है उसके लिए ये बॉडी नहीं है। जो विश्व स्वास्थ्य महासभा है वो डे टू डे फंक्शन के लिए बॉडी नहीं है, इसके डिसीजन को लागू करने के लिए एक और बॉडी है। तो अभी देखेंगे बड़ा डिसीजन लेता है।
नीति बनाना हो गया, बजट मंजूरी करना होगा, WHO के मुख्य डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति हो गया, कार्यों की समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए काम करती है। जो विश्व स्वास्थ्य महासभा है उसमें प्रत्येक देश को एक वोट प्राप्त होता है, तो इसको याद रखेंगे। जितना भी कंट्री है यहाँ इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि अंशदान के हिसाब से वोट है, और अधिकतर फैसला सर्वसम्मति से लिया जाता है। तो वोटिंग राइट जो है यहाँ इक्वल है, सभी देशों को एक वोट दिया गया है। यहाँ अंशदान के हिसाब से वोटिंग नहीं होता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस सब में जो है होता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखेंगे तो जिसका जितना शेयर है उसी हिसाब से वोटिंग प्रतिशत है। तो वहाँ देखेंगे कि भारत का लगभग 2.7% जो है भारत को वोटिंग दिया गया है, वोटिंग राइट है, क्योंकि भारत इसी के जरिए फंडिंग करता है। लेकिन यहाँ नहीं है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यहाँ सभी को इक्वल वोट दिया गया है और फैसला सर्वसम्मति से लिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। और WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, तो अभी जो डिसीजन लेता है ना, वो जो आप देखें कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो तो डिसीजन बड़ा बड़ा लेता है, साल में एक बार बैठक होता है। उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है WHO का, तो इसको देखेंगे अभी। उसका ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का बैठक है का एक तस्वीर है। तो ये जो होता है ये WHA मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करता है, उसको जो डिसीजन लेता है उसको पूरा करता है। इसे प्रशासनिक और तकनीकी सलाहकार अंग भी कहा जाता है, तो इसे जो है प्रशासनिक और तकनीकी सलाहकार अंग भी कहा जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। तो याद रखेंगे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें 34 मेंबर होते हैं, जिनका चुनाव वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा 3 साल के लिए किया जाता है। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें मेंबरशिप जो होता है 3 वर्ष के लिए होता है, और उसका चुनाव कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा किया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO ये निदेशक है WHO के, तो इसकी नियुक्ति जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, तो ये याद रखेंगे, ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व भी करता है, उसका प्रबंधन भी करता है, और वैश्विक प्रेस वार्ता भी करता है, और वैश्विक मीडिया के सामने जो है ये प्रेस वार्ता भी करता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं WHO को फंडिंग किस तरीक़ा से होता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है फंडिंग तो होगा ही, कहीं ना कहीं उसको वर्क करने के लिए पैसा तो कहीं ना कहीं से आता होगा। तो आप ये भी ध्यान देंगे जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े, और UPSC के लिए खासकर जब आप पढ़ते हैं तो ये जानना जरूरी है कि उसको फंडिंग कहाँ से आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की बड़ी भूमिका होती है। तो आर्थिक स्थिति किसी भी संगठन का कितना मजबूत है उससे निर्धारित होता है कि वो संगठन कितना सशक्त है। साथ में ये भी देखा जाता है कि जो संसाधन जो अंशदान ज़्यादा देते हैं उसका उस पर ज़्यादा वर्चस्व भी होता है। तो इस वजह से फंडिंग को भी UPSC में पूछा जाता है, और देखते हैं कि इस तरीक़ा से वहाँ फंडिंग होता है नहीं होता, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। WHO में जो फंडिंग होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो निर्धारित अंशदान है और एक स्वैच्छिक योगदान है। तो वो 2 तरीक़ा से यहाँ फंडिंग होता है WHO में, सॉरी WHO बोल दिए थे। तो एक तो निर्धारित अंशदान है कि सभी जो इसका मेंबरशिप है उसके लिए कुछ न कुछ निर्धारित किया गया है, और वो सबके लिए इक्वल नहीं है। ये निर्धारित योगदान भी सभी के लिए इक्वल नहीं है। ये देखा जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, साथ उस देश की जनसंख्या कितना है, उसी के आधार पर जो है यहाँ अंशदान निर्धारित किया गया है। यानी प्रत्येक देश के लिए अलग अलग अंशदान है, लेकिन वोटिंग राइट जो है इक्वल है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और शैक्षिक योगदान भी यहाँ होता है, जो भी देश चाहता है कि WHO को देश हो, कंपनी हो, संगठन हो, कोई भी हो, वो शैक्षिक योगदान करता है। चलिए देखते हैं। जो निर्धारित अंशदान होता है वो सदस्य देशों द्वारा दिया जाने वाला अनिवार्य योगदान होता है। सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति और जनसंख्या के आधार पर अंश तय होती है। अमेरिका और चीन निर्धारित अंशदान देने वाला सबसे बड़ा देश है, तो अमेरिका और चीन इसका सबसे बड़ा देश है, तो इसको याद रखेंगे। साथ में भारत सीमित मात्रा में निर्धारित अंशदान देता है। तो भारत तो अंशदान करता है, लेकिन भारत की मात्रा बहुत सीमित है, और निर्धारित अंशदान प्राप्त होने का आय का उपयोग जो निर्धारित अंश से प्राप्त होता है उसका उपयोग मुख्य रूप से प्रशासनिक खर्चों में किया जाता है। WHO के जो संचालन में जो भी प्रशासनिक खर्च होता है उसका जो है उपयोग जो है हम इस पैसा का ही करते हैं। जो निर्धारित अंश से पैसा प्राप्त होता है उसका उपयोग हम प्रशासनिक खर्च के संचालन में करते हैं। जो स्वैच्छिक योगदान है, और स्वैच्छिक योगदान से जो भी है, तो कोई भी देश है, कोई भी संगठन है, कोई भी व्यक्ति है WHO को फंडिंग कर सकता है। जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, मेडिकल कंपनी द्वारा, रिसर्च द्वारा, जो यूरोपीय यूनियन है, ग्लोबल फंड है आदि के द्वारा इसका फंडिंग किया जाता है। तो कोई भी देश कर सकता है, कोई व्यक्ति भी कर सकता है इसमें। और स्वैच्छिक योगदान से प्राप्त राशि का जो उपयोग होता है वो किसी खास प्रोजेक्ट के लिए होता है, तो इसको याद रखेंगे। जैसे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, कोविड-19 वैक्सीनेशन हो गया, मलेरिया नियंत्रण हो गया, तो ये सब स्वैच्छिक योगदान से होता है। और गावी, जैसा आप सुने होंगे, गावी जो उस समय कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए बनाया गया था, एक संगठन था, तो उस तरीक़ा से वो स्वैच्छिक फंडिंग था, सभी लोगों ने उस पर फंड किया था, बहुत सारे देश फंड किए थे, बहुत सारी कंपनियाँ रिसर्च और वैक्सीनेशन निर्माण के लिए उस पर काम कर रही थी दुनिया के अंदर, तो इसको याद रखेंगे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसको स्वैच्छिक योगदान से 80% प्राप्त होता है और जो निर्धारित योगदान है उससे मात्र 20% आय प्राप्त होता है। तो ज़्यादातर जो है इस आय कहाँ से मिलता है, स्वैच्छिक जो है वॉलंटरी एड है जो भी देता है उससे प्राप्त होता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं डब्ल्यूएचओ का कार्य क्या है दुनिया के अंदर। तो इसका एक लक्ष्य है कि सभी लोगों के द्वारा स्वास्थ्य का उच्चतर संभव स्तर प्राप्त हो सके। तो सभी लोगों को स्वास्थ्य का उच्चतर स्तर प्राप्त हो सके, इस लक्ष्य से डब्ल्यूएचओ काम करती है पूरे दुनिया के अंदर। साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य पर निर्देशन एवं समन्वय प्राधिकार की भूमिका का निर्वहन करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य उपयुक्त निकायों से सहयोग स्थापित करती है। अनुरोध किए जाने पर सरकारों को उनके स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करती है। तो कोई भी राष्ट्र अगर उसको लगता है कि डब्ल्यूएचओ को अनुरोध करना चाहिए तो अनुरोध करता है, तो उसको भी जो है सुरक्षित एवं जो सुदृढ़ सहायता प्रदान करती है ताकि उसका स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित और सुदृढ़ हो सके। चलिए आगे देखते हैं। उचित तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत होता है उसको भी जो है डब्ल्यूएचओ प्रदान करती है। और आपातकाल की स्थिति में सरकार का अनुरोध किए जाने पर सहायता भी करती है। अगर कोई भी गवर्नमेंट आपातकाल में अनुरोध करता है तो उसको सहायता भी डब्ल्यूएचओ द्वारा किया जाता है। डब्ल्यूएचओ की उपलब्धियाँ को अगर देखें आप तो पोलियो जो चेचक उन्मूलन है 1980 में हो गया था। पोलियो अभी कार्यक्रम चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर, लगभग 90% जो है पोलियो उन्मूलन हो चुका है, तो उसमें भूमिका है। मलेरिया रोकथाम के लिए काम कर रही है। टीबी रोकथाम के लिए भी कार्य कर रही है। आप देखेंगे कि टीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक ग्लास प्रोग्राम है डब्ल्यूएचओ का, ग्लास, इसको याद रखेंगे, तो उसके तहत भी टीबी पर काम कर रही है डब्ल्यूएचओ, तो इसको याद रखेंगे। जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टीबी होता है ना, रेसिस्टेंस, तो उस पर वर्क कर रही है। रेजिस्टेंस टीबी तो उस पर वर्क करती है। चलिए आगे देखते हैं। डब्ल्यूएचओ और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, डब्ल्यूएचओ और भारत की क्या कंडीशन है। तो भारत डब्ल्यूएचओ का सदस्य है और भारत के कई हिस्सों में डब्ल्यूएचओ का कार्यालय है। और डब्ल्यूएचओ का जो कंट्री ऑफिस होता है वो नई दिल्ली में, तो इसको याद रखेंगे। डब्ल्यूएचओ का कंट्री ऑफिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। डब्ल्यूएचओ के महत्वपूर्ण प्रकाशन एवं रिपोर्ट है। तो चलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जबकि यूपीएससी में हमेशा एक रिपोर्ट पूछा जाता है। तो जो सबसे पहला रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ का उसको देखते हैं। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ का ये रिपोर्ट है। और ये जो आप देखेंगे तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी होती है। ये वार्षिक तौर पर जारी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष जारी होता है, नहीं, वार्षिक तौर पर जारी नहीं होता है। 2 वर्ष 3 वर्ष कुछ भी इसमें लग सकता है। जब भी डब्ल्यूएचओ को लगता है तो डब्ल्यूएचओ इसको जारी करती है। ये वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति और चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। पूरे दुनिया के अंदर जो है हेल्थ स्टेटस क्या है उसको लिखता है, समाधान चुनौती जो भी है उसका इसमें वर्णन होता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आप देख सकते हैं 2023 में डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में मलेरिया की स्थिति का क्या है, वैश्विक कितने लोगों की मृत्यु होती है मलेरिया से, और समाधान क्या है, चुनौती क्या है, इसको भी इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष जारी होता है। मलेरिया रिपोर्ट जो है प्रत्येक वर्ष जारी होता है। और एक है वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट भी है, तो ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट है ये। और ये वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट प्रत्येक साल जारी होता है, तो इसको याद रखेंगे। और पूरी दुनिया के अंदर टीबी का बर्डन कितना है, कितने लोग मरते हैं, तो इसको भी ये बताता है। अब देखेंगे कि दुनिया का टीबी में क्या स्थिति है, वैश्विक स्तर पर टीबी का बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, कितने लोग मर रहे, इसको बताती है। साथ में सर्वाधिक टीबी किसमें, इसमें बताया जाता है कि भारत के पास सर्वाधिक टीबी का बर्डन है, भारत में सर्वाधिक टीबी से पीड़ित लोग हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। तीसरा जो इसका है कि वर्ल्ड हेल्थ स्टेट रिपोर्ट एक जारी करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ स्टेट रिपोर्ट जारी करता है। और ये जो रिपोर्ट जारी होता है ये प्रति वर्ष जारी होता है, ये भी याद रखेंगे, ये प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। वर्ल्ड स्टेट रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड हेल्थ स्टेट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी होता है। और इसमें बताया जाता है कि सदस्य देशों के स्वास्थ्य के आंकड़ों और मृत्यु दर को दिया जाता है कि वहाँ स्वास्थ्य और बीमारी का क्या कंडीशन है, साथ में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ये सारा स्टैटिक रिपोर्ट में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट एक जारी होता है, तो वैश्विक पोषण रिपोर्ट, अगर ये आ जाएगा कि वैश्विक पोषण रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखेंगे। तो वैश्विक पोषण रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। और इसमें दुनिया के अंदर न्यूट्रिशन का क्या है स्थिति है उस पर चर्चा होती है, साथ में लोगों को किस तरीके के न्यूट्रिशन चाहिए, कितने लोग अंडर न्यूट्रिशन है उनका बताया जाता है। साथ में जो एक हिडन हंगर होता है तो उसका क्या स्थिति है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, भरपेट भोजन मिला है तो हिडन हंगर आता है, तो सारी रिपोर्ट इसमें दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन कंट्री है यहाँ, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन कंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम जो है ये रिपोर्ट एक जारी होता है, किसके द्वारा जारी होता है, WHO का जारी होता है। तो इसको याद रखेंगे। जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, तो जो भी माइक्रोबियल बीमारी है, जो
जीवाणु से या फिर विषाणु से होता है तो उसके प्रति रेजिस्टेंस जब विकसित कर लेता है संबंधित जीवाणु विषाणु, तो उसको एंटी माइक्रोबियल उस दवा के प्रति जो रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है तो उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो WHO इस पर बहुत काम करे, क्योंकि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जो है इससे घाटा है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है एंटी माइक्रोबियल अगर देखें तो, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टीवी के कारण या अन्य बीमारी के कारण। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है कि मेंटल हेल्थ स्टेटस जारी होता है, तो पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि एक रिपोर्ट जारी होता है कि मेंटल हेल्थ स्टेटस क्या है, पूरा दुनिया के में कितने लोगों को मेंटल हेल्थ का इशू है, और इससे जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट जारी होती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 19-20% लोगों को मेंटल हेल्थ है और उनका इलाज ठीक से चलता नहीं है। गाँव में जो है प्राथमिकता इन चीज़ों को नहीं दी जाती है, मेंटल हेल्थ से पीड़ित लोगों को भी इलाज नहीं किया जाता, जो कि शुभ बीमारी नहीं माना जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे पकड़ में तो आती नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू है, तो इस पर एक रिपोर्ट जारी करती है। WHO की आलोचना भी है। अगर आप WHO की आलोचना देखेंगे, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन आलोचना थोड़ा देख लेते हैं। कोरोना काल में WHO पर आरोप लगा कि चीन के साथ चीन, क्योंकि ये माना जा रहा था कि चीन का जो रिसर्च सेंटर है वहीं से कोरोना बीमारी फैला था, ठीक है ना। तो WHO को उसके साथ जो है उस खुलासा नहीं करने के कारण या फिर उसको गलत नहीं ठहरा जाने कारण इसकी आलोचना हुई। तो उसका एक सबसे बड़ा वजह देखेंगे कि WHO का जो आलोचना है, सबसे पहले कि इसका जो फंडिंग होता है, तो जो निर्धारित फंडिंग मात्र 20% है, जो निर्धारित है उससे 20% है, और स्वैच्छिक से 80% आता है इसको पैसा। और जो लोग 80% कर रहे हैं WHO में फंडिंग करते हैं वो ज़्यादातर विकसित देश हैं। साथ में जो 20% कर रहे हैं उसमें अमेरिका चीन की बड़ी भूमिका है। तो इसलिए इस पर आरोप लगता है कि ये विकसित देशों के विरुद्ध जो है WHO कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाता है, या फिर उसका खुलासा भी नहीं किया, जैसे चीन के संबंध में देखेंगे। तो एक बड़ा इशू है, तो इसको याद रखेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, और फिर हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो से। थैंक यू, बाय।